वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि शनिवार रविवार की आधी रात को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ। वायुसेना ने जम्मू पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें ड्रोन से हमला होने का जिक्र किया गया है। सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन ही नहीं, कालूचक मिलिट्री स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। गनीमत ये रही कि सेना ने उस संभावित ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। ये देश में अपनी तरह का पहला मामला है जब सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इस हमले की 10 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। ये बात सामने आ रही है कि ड्रोन को सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा था। पहली बड़ी बात, सूत्रों ने बताया है कि हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, जो आरडीएक्स या टीएनटी हो सकता है। जो ड्रोन हमले में इस्तेमाल हुए उनको सीमा पार से चलाया जा रहा था। एयरफोर्स स्टेशन पर हमला 27 जून की रात 1:37 पर हुआ। पहले हमले के 6 मिनट बाद ये दूसरा ड्रोन हमला हुआ। जांच एजेंसियों को हमले में इस्तेमाल ड्रोन का कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। आशंका है कि हमले के बाद दोनों ड्रोन वापस सुरक्षित लैंड हुए। कल रात भी रत्नूचक कालूचक मिलिट्री एरिया में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पहले भी हथियारों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो चुका है। पहली बार हमले के लिए भारत में ये ड्रोन का इस्तेमाल है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं जिस तरीके का ये हमला था। एक धमाके से एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत की छत को नुकसान हुआ। दूसरे धमाके से खाली जमीन पर गड्ढे हो गए। शनिवार देर रात को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके भले ही कम तीव्रता के थे, लेकिन उनकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी तरह का पहला हमला है जिसमें ड्रोन से विस्फोटक गिराए जाने का शक है। ये धमाके एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए। इसके साथ ही जम्मू एयरपोर्ट भी सटा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। ये विस्फोटक आरडीएक्स या टीएनटी हो सकता है। शक है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन को सीमा पार से चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जांच एजेंसियों को अभी एयरपोर्ट हमले में इस्तेमाल ड्रोन का कोई हिस्सा नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इस हमले को अंजाम देने के बाद ड्रोन वापस सुरक्षित लैंड हुआ है। इस हमले में सेना के 2 जवान मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं। ऐसे में इतनी मल्टीपल एजेंसीज के ऊपर से ड्रोन उड़ाना, वो भी रात के समय में, वो लगभग नामुमकिन दिखता है, क्योंकि ड्रोन को इतनी सारी एजेंसीज, कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर उसको डिटेक्ट कर लेती। तो ऐसे में 25 किलोमीटर जो फासला है, अगर आप एरियल देखें तो करीब 18 किलोमीटर के आसपास का आता है, तो वहाँ से ड्रोन उड़ाना लगभग मुश्किल है। और आशंका यही जताई जा रही है कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, इसके आसपास काफ़ी रिहायशी इलाका है, तो वहाँ से किसी की छत से भी या किसी के आतंकी के मददगारों ने इस ड्रोन को उड़ाया होगा, ताकि वो मल्टीपल एजेंसीज की जो निगरानी है उससे बच पाए। वायुसेना ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला ड्रोन से किया गया। वायुसेना ने जम्मू पुलिस थाने में जो एफआईआर कराई है उसमें आधिकारिक तौर पर यह बात कही गई है। ये कोई सैटेलाइट की कंट्रोल से नहीं हुआ है, तो ये एक किस्म से रिमोट कंट्रोल ड्रोन नजर आता है, जो मैन्युअली कंट्रोल्ड, जो रिमोट कंट्रोल होता है, और वो अपने ही इलाके के अंदर कोई इसका कंट्रोल कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार रविवार की आधी रात को हुए ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों के बाद जम्मू के अति संवेदनशील कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी 2 ड्रोन देखे गए। वहां तैनात क्विक रिएक्शन टीम ने इन ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग की, लेकिन उससे पहले ही दोनों ड्रोन उस मिलिट्री इलाके से वापस चले गए। कालूचक मिलिट्री स्टेशन में दिखे दोनों ड्रोन की तलाश के लिए सेना की ओर से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमीन पर तैनात जवानों की सतर्कता के चलते एक और बड़े हमले की साजिश को भले ही नाकाम कर दिया गया हो,
लेकिन ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। इसका मतलब ये है कि खतरा बहुत बड़ा है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। तो जम्मू में यह हमला किया गया और कालूचक एयरबेस पर भी 2 ड्रोन देखे गए। सतर्कता के रहते हुए इस हमले को नाकाम किया गया। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी फील्ड से इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसिफ कुरैशी श्रीनगर से और ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली से। ओम प्रकाश, आपसे शुरुआत करूंगी। इस तरीके के ड्रोन हमलों की जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह के हमले को सफल बनाने में कामयाब रहा है और पाकिस्तान की साजिश भी खुलकर सामने आ रही है। अब आगे क्या एनआईए जांच कर रहा है, कहां तक पहुंचे हैं ये जांच? शोभना, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने इस स्पेसिफिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि हमला ड्रोन के जरिए कराया गया था। प्रातीश जो स्क्वाड्रन लीडर हैं और इंडियन एयरफोर्स के उस बेस के सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं, उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में ये कहा है कि एक अननोन ड्रोन के जरिए ये हमला कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर में ये नहीं कहा गया है कि ड्रोन सीमा पार से आया था या कहीं और से आया था। यानी कि इसका स्पष्ट मतलब है कि इस ड्रोन के तार आसपास के किसी संदिग्ध से जुड़े हुए हैं। दूसरे सवाल जो आपने पूछा है शोभना, मैं आपको बता दूं, अभी तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू नहीं की है। एफआईआर के मुताबिक इस मामले की जांच जम्मू के डीएसपी परसोत्तम कुमार इस समय कर रहे हैं। आने वाले समय में इस मामले की जांच एनआईए जरूर शुरू कर सकता है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एनआईए आने वाले समय में इसकी जांच शुरू कर सकता है। फिलहाल अभी जम्मू पुलिस के पास ये पूरा मामला है। अजय बाचलू का मैं रुख करूंगी। अजय बाचलू, एक हमले को अंजाम दिया गया, हालांकि अभी ये पता नहीं लगा है कि ये सीमा पार से था, लेकिन पाकिस्तान की साजिश साफ है, सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है। कालूचक एयरबेस पर भी ये दिखाई दिया। अब आगे क्या अपडेट आपके पास है? किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं इस समय? जी, लगातार जिस तरह से शोभना, मैं ये बता दूं, इस हमले से पहले जो इंडियन एयरफोर्स के जो जम्मू का एयर स्टेशन है जो यहाँ पर हमला हुआ है, इससे पहले भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बात का इनपुट देती रही हैं कि पाकिस्तान जो ये ड्रोन उड़ा रहा है वो न केवल सीमा पर तस्करी के लिए, चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या मादक पदार्थों की तस्करी हो, उसके लिए इस्तेमाल करेगा, बल्कि इन इनपुट्स में पिछले करीब 1 साल से लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में वीवीआईपी बिल्डिंग्स, सैन्य ठिकानों और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर हो सकता है। अब सवाल ऐसे में ये कि जब तक ये हमला हुआ नहीं, यानी कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जब जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला हुआ, उससे पहले इस अलर्ट को इग्नोर क्यों किया गया? अब इस हमले के बाद सुरक्षा कितनी तैनात कर दी गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इस हमले के 24 घंटे से भी कम समय में जम्मू के ही कालूचक रत्तूचक का जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर 2 ड्रोन देखे गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस अलर्टनेस का नतीजा है जो सुरक्षा बलों ने इस हमले के बाद अपनाया है। और उन दोनों ड्रोन्स को जो वो टास्क दिया गया था, शायद वो इस मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले भी वहां पर तैनात सुरक्षा बलों ने उस पर फायरिंग की और वो ड्रोन वापस वहां से निकल गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय बाचलू आप बने रहिए। आसिफ कुरैशी, आपका रुख करना चाहूंगी। श्रीनगर में आप मौजूद हैं। गुपकार गठबंधन के साथ केंद्र सरकार की बातचीत शुरू होती है। सकारात्मक रवैये के साथ तमाम नेता बाहर निकलते हैं और इस तरीके से हमले होने लगते हैं, चाहे अवंतीपुरा का हमला हो, चाहे ड्रोन हमला हो, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो देखने को मिल रही है। और जो अलगाववादी संगठन है या जो पाकिस्तान है वो चाहता ही नहीं है कि शांति बहाल हो, लोकतंत्र बहाल हो जम्मू कश्मीर में। शोभना, देखिए, ये बात पहले से ही पता थी कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई राजनीतिक गतिविधियां स्टार्ट होगी या यहाँ पे जो मुख्य धारा में शामिल हैं उनके साथ बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान इसमें अड़ंगा अड़ाने की कोशिश करेगा। जो सबूत हमको मिला था कि जब पाकिस्तान ने हुर्रियत से बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट संगठनों ने इस बातचीत के बाद अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं, वो चिंता की बात है। पिछले 4 दिनों में देखें तो 4 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, उनके परिवार के 2 सदस्य और एक और आम नागरिक मारा गया है। यानी
6 लोगों की हत्याएं मिलिटेंट्स के हाथों हुई हैं, जबकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस भी जारी हैं। मैं बता दूं कि अभी अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों ने लश्करी तैयबा के कमांडर अबरार नदीम को गिरफ्तार कर लिया, एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उसके साथ ही अबरार के ही निशानदेही पर उसी के पास इलाके मलूरा में एक जगह पे छापेमारी चल रही थी, तो वहां पे छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और एक मुठभेड़ इस समय श्रीनगर के बाहरी इलाके मलूरा में चल रही है। यानी बिल्कुल आसिफ कुरैशी, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आप सभी का नजर बना के रखिए। कोई अपडेट होगा आसिफ कुरैशी में फिर आपका रुख करूंगी। और अब बात हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मातृभूमि के रक्षक की आतंकियों ने जान ले ली। आधी रात को पूर्व एसपीओ के घर में घुसकर आतंकवादियों ने फायरिंग की। आतंकियों की इस गोलीबारी में पूर्व एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की जान चली गई। इस आतंकी वारदात से नाराज लोगों का गुस्सा पाकिस्तान पर जमकर फूट रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं उन आतंकियों के बौखलाहट की। ये तस्वीरें गवाह हैं आतंकियों के कायराना हरकत की। ये तस्वीरें गवाह हैं उन आतंकियों की जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं। एक बार फिर आतंकियों ने निर्दोष पुलिस वाले का खून बहाया। इस बार आतंकियों के निशाने पर आ गया जम्मू कश्मीर के पूर्व स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद का परिवार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हरिपरिगाम इलाके में देर रात आतंकियों ने पूर्व एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी को गोली लगी। फैयाज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी और बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बीवी, एक फैयाज अहमद और उसकी बेटी, तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। इनका अब कोई सहारा नहीं है, लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। अगर इसकी कोई मदद हो सके इखलाकी तौर पर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मदद हो जाएगा तो ये हमारा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक की जांच में ये खुलासा हुआ है कि देर रात एसपीओ फैयाज के घर में 2 मिलिटेंट आए थे, जिनमें से एक मिलिटेंट विदेशी था। मिलिटेंट्स ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उसको भी फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये देश का ही होगा। आतंकियों की इस हरकत से सिर्फ फैयाज अहमद का परिवार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों में भी गुस्सा है। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जम्मू के एयरबेस स्टेशन पर हुए हमले और कश्मीर में जिस तरह से फैयाज अहमद के परिवार की आतंकियों ने हत्या कर दी, उसके विरोध में जम्मू में लोग सड़कों पर हैं। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के झंडे को भी फूंका गया है, क्योंकि लोगों का गुस्सा यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ है। पूर्व एसपीओ फैयाज अहमद की हत्या आतंकियों की बौखलाहट का इकलौता सबूत नहीं है। पीएम की बातचीत से ठीक पहले 22 जून 2021 को आतंकियों ने एक पुलिस वाले की जान ली थी। काउंटर इंटेलिजेंस में काम करने वाले इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या आतंकियों ने गोली मारकर कर दी थी। अवंतीपुरा की घटना इस बात की गवाह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर राजनीतिक बातचीत और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से मिलिटेंट डरे हुए हैं, इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है।
तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज हुई नहीं। गुपकार गठबंधन से केंद्र सरकार ने शुरुआत की नहीं बातचीत की कि पाकिस्तान बौखलाने लगा और आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और आगे आपको दिखाएंगे सेना के शिकंजे में लश्कर का कमांडर। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। नदीम जम्मू कश्मीर में कई हत्याओं में शामिल था। श्रीनगर में नदीम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एल्टो कार में सवार होकर जा रहा था। खबर यह भी है कि नदीम के साथ एक और संदिग्ध आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। 2018 से ही नदीम अबरार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था और अब जाकर ये पकड़ा गया है। लश्कर का कमांडर गिरफ्तार। कार में सवार था ये आतंकी। कहा यह भी जा रहा है कि एक और आतंकी था। हालांकि सुरक्षा बल अभी कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे। पूछताछ लगातार जारी है इस आतंकवादी से। आगे बढ़ते हैं। अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी की है। उमर गौतम और जहांगीर से रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई। 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी। तो धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय धरपकड़ लगातार जारी है, शाम 5 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एटीएस ने 3 लोगों की और गिरफ्तारी की है। कोरोना संकट से लड़ने के लिए सरकार ने आज एक और राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की गई। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। इस पैसे में 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए होंगे, जबकि रकम दूसरे सेक्टर्स के लिए होगी। आपको आज के ऐलान की बड़ी बातें बता देते हैं। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.9.5%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एबीपी न्यूज का चैनल और देखिए लाइव टीवी कहीं भी कभी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।